जापान दुनिया की सबसे स्लिम कंट्री है, जहां का ओबेसिटी रेट सिर्फ 4% है। बिना जिम, बिना डाइट, बिना कैलोरी काउंट करे ये लोग इतने दुबला पतले कैसे रह लेते हैं। वहीं इंडिया में हर 4 में से 1 इंसान मोटापे से परेशान है। आप जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, प्रोटीन कार्ब्स नाप के खाते हो, कैलोरीज भी काउंट करते हो, पर कुछ टाइम के बाद वेट फिर वापस आ जाता है। इसमें आपकी गलती नहीं है। लगभग 95% डाइट्स लॉन्ग टर्म में फेल हो ही जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि आप लेजी हो या डिसिप्लिन नहीं रह पाते, बल्कि इसलिए क्योंकि बॉडी आपके खिलाफ काम करने लगती है। जैसे आप वेट लूज करते हो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे कि ग्रेलिन और लेप्टिन एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी बॉडी को एस्थेटिक शेप से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस सर्वाइव करना है। लेकिन जापानी लोगों की बॉडी लगता है अलग मटेरियल से बनी है। वहां के लोग रोज राइस, नूडल्स, स्नैक्स सब खाते हैं, फिर भी कभी मोटे नहीं होते। उनके जेनेटिक्स भी हमसे ज्यादा अलग नहीं है। वहां के लोग ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते। जापान में सिर्फ 3% लोग जिम मेंबरशिप लेते हैं। तो ऐसा क्या पता है जापानियों को जो हम नहीं जानते? जवाब है उनके जीने का तरीका, कुछ छोटी छोटी आदतें जो उनकी हेल्थ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इस वीडियो में हम 9 ऐसी साइंस बैक्ड जापानीज टेक्निक्स देखेंगे जिससे आप बिना अपने आप को तकलीफ में डाले नेचुरली एक स्लिम ट्रिम से हेल्दी बॉडी बिल्ड कर पाओगे। शुरू करते हैं सबसे पहली हैबिट से। नंबर 1, ट्रेन टेस्ट बर्ड्स अर्ली। जापान में लोगों का टेस्ट बचपन से ही अलग तरीके से ट्रेन होता है। हमारे यहाँ जैसे उनको बचपन से ही मैगी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स की आदत नहीं लगवाई जाती। जापान के स्कूल लंचेस में ये सब चीजें नहीं होती। हर लंच न्यूट्रिशनिस्ट प्लान करता है, फ्रेश बनाया जाता है और बच्चे क्लास में साथ बैठकर खाते हैं। वेजिटेबल्स, राइस, फिश, सूप ये सब उनके लिए स्पेशल नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा शुगर की आदत ही नहीं डालते। इसीलिए जापान में लोग हेल्दी खाना जबरदस्ती नहीं खाते, उन्हें जेन्युइनली अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें आदत है। साइंस कहती है टेस्ट भी एक हैबिट होनी चाहिए और जैसे बाकी हैबिट्स हैं इसको भी रीट्रेन किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी एज के हो। आपको कल से पूरी डाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज करो, कोई एक फ्रूट या सब्जी जो आपको पता है कि वो हेल्दी है, बस आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद, उसे हर दिन या हर हफ्ते अपनी डाइट में ऐड कर दो। जैसे पहले मुझे पपीता खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब मैं वेट लॉस कर रहा था तो रोज रात को कुछ मीठा खाने के बजाय मैंने पपीता खाना शुरू किया, जिसमें फाइबर होता है और उसे खा के ज्यादा भूख नहीं लगती। स्लोली बिना नोटिस किया आपका टेस्ट शिफ्ट होने लगेगा। अब मुझे भी पपीता का टेस्ट इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन टेस्ट बदलने के बाद भी एक प्रॉब्लम रहती है। हेल्दी फूड अगर इजीली अवेलेबल ना हो तो आदत टूट जाती है। इसीलिए आती है हैबिट नंबर 2, हेल्दी कन्वीनियंस। जापान में हर जगह कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, लेकिन वहां चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ रेडी टू ईट राइस बोल्स, फिश, सूप्स, सैलड्स सब नॉर्मल चीज होती है। वहां हेल्दी ऑप्शन को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता। वो नॉर्मली किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाता है। वो सस्ता होता है, वो इजीली मिल जाता है। और यहीं पे एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रूल काम करता है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं, पर रियलिटी में ज्यादातर डिसीजंस हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए पहले ही ले चुका होता है। जो चीज पास होती है, जो चीज इजीली मिल जाती है, वही चीज हम खाते हैं। जापान ने लोगों को ज्यादा डिसिप्लिन्ड बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस हेल्दी फूड को ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया। इसीलिए वहां हेल्दी खाना एफर्ट नहीं लगता, वो डिफॉल्ट बन जाता है। हमारे यहाँ देखो, खराब से खराब चीज सस्ते दाम में मिल जाती है। समोसा, बर्गर, मैगी, 10 रुपए की कोक भी मिलने लगी है। वहीं हेल्दी प्रॉपर डाइट वाली मील के लिए या तो आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा या ज्यादा एफर्ट करना पड़ेंगे। और जब भूख ज्यादा होती है तो दिमाग एफर्ट नहीं, कन्वीनियंस चूज करता है। आपको क्रेविंग से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिडिजाइन करो। घर में जो इजीली दिखे, जो इजीली मिले, उसे हेल्दी बना दो। फ्रूट सामने रखो, अनहेल्दी आइटम्स को घर में मत रखो। ये बिस्किट्स, नमकीन, वो मिठाई का डब्बा जो आपके फ्रिज में है, ये सब हटा दो। जब चॉइस इजी होती है तब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, वॉकिंग एज अ लाइफस्टाइल, नॉट वर्कलोड। जापान में वॉकिंग कोई एक्सरसाइज नहीं होती, वो डेली लाइफ का पार्ट होती है। स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, हर जगह चलना पड़ता है। वहां हमारे इंडिया की तरह छोटे छोटे रास्ते के लिए ई रिक्शा नहीं होते। आज वॉक करने जाना है ऐसा प्लान नहीं बनाते, उनकी लाइफ ही ऐसी होती है कि चलना ही पड़ता है। ट्रेन स्टेशन के बीच वॉक, स्टेयर्स यूज करना, छोटे मोटे कामों के लिए पैदल जाना, ये सब नॉर्मल है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग बिना रियलाइज किए रोज 6 से 8 हजार स्टेप्स चल लेते हैं और यही लो इंटेंसिटी मूवमेंट लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। साइंस में इसे नीट कहा जाता है। नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आपका वेट लॉस ट्रेडमिल पे भागने से नहीं होगा, बल्कि चलने से होगा। यानी वो कैलोरीज जो जिम में घंटों एक्सरसाइज करने से कम नहीं होगी, वो बाहर नॉर्मल चलने फिरने से बर्न होती है। प्रॉब्लम यह है कि हम जिम को मूवमेंट का रिप्लेसमेंट बना देते हैं। जापान ने मूवमेंट को ही लाइफ का पार्ट बना दिया है। आपको ट्रेडमिल पे भागना या 10,000 स्टेप्स का टारगेट नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रखो, जहां चल सकते हो वहां चलो। लिफ्ट के बदले स्टेयर्स,
फोन पे बात करते हुए थोड़ा वॉक और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैदल जाना। मूवमेंट को हैबिट बनाओ, वर्कआउट नहीं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वेट कम रखना है तो खाना भी कम पड़ेगा, और इसी के लिए आती है हैबिट नंबर 4, हरा हाचिबू। जापान में लोग कम नहीं खाते, वो बस एक चीज जानते हैं कि कब रुकना है। हरा हाचिबू एक पुराना जापानीज प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है जब पेट लगभग 80% भर जाए तब खाना बंद कर दो। ये रूल डाइटिंग के लिए नहीं बना, ये डाइजेशन और लॉन्ग लाइफ के लिए बना है। जापान में लोग तब तक नहीं खाते रहते जब तक पेट हेवी ना हो जाए। वो उस पॉइंट पर रुक जाते हैं जब बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि प्लेट खाली करना डिसिप्लिन माना जाता है। शादी हो, फंक्शन हो, घर का खाना थोड़ा और ले लो, कल्चर नॉर्मल है। जापान में थोड़ा और नहीं, बस काफी है, नॉर्मल है। साइंस कहती है कि ब्रेन को आई एम फुल का सिग्नल आने में लगभग 15 से 20 मिनट्स लगते हैं। जब हम तेज खाते हैं या प्लेट खत्म करने के चक्कर में रहते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हरा हाचिबू इस एक्स्ट्रा ईटिंग को ऑटोमेटिकली कट कर देता है। आपको कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज ट्राई करो। जब लगे कि पेट भर गया है उसके बाद 3-4 और बाइट्स मत लो। पेट भरने के लिए मत खाओ, जब लगे कि पेट भरने वाला है तभी रुक जाओ। प्लेट में खाना छोड़ना वेस्ट नहीं होता, ओवर ईटिंग बॉडी के लिए ज्यादा वेस्ट होती है। और अगर खाना वेस्ट ना भी हो और ओवर ईटिंग भी ना हो, उसके लिए फॉलो करो ये 5 नंबर की हैबिट, इचिजू सेंसाई। जापान में लोग कम इसीलिए भी खा पाते हैं क्योंकि उनका प्लेट का स्ट्रक्चर अलग होता है। इचिजू सेंसाई का मतलब होता है एक सूप और 3 छोटी डिशेस, राइस अलग बोल में, सब्जी अलग, फिश या प्रोटीन अलग और सूप साइड में। एक बड़ी प्लेट भर के खाने के बजाय वो छोटी छोटी चीजें मिलाकर खाते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्वांटिटी से पहले वैरायटी पे सेटिस्फाई होता है। जब आप एक ही चीज ज्यादा खाते हो तो पेट भरने के बाद भी माइंड सेटिस्फाइड फील नहीं करता, पर जब आपके प्लेट में वैरायटी होती है ब्रेन को लगता है कि काफी मिल गया। इसलिए छोटे पोर्शंस होने के बावजूद ओवर ईटिंग नहीं होती। हमारे यहाँ यूजुअली एक ही प्लेट होती है, राइस, रोटी, सब्जी, दाल सब मिक्स। पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, और क्योंकि सब एक साथ होता है दिमाग को कब रुकना है ये सिग्नल लेट मिलता है। स्टडी कहती है कि छोटी प्लेट्स और मल्टीपल बोल्स नेचुरली कैलोरी इंटेक को कम कर देते हैं। इसे विजुअल सैटिस्फैक्शन कहते हैं। आपको जापानीज फूड खाने की जरूरत नहीं, बस स्ट्रक्चर कॉपी करो। एक ही बड़ी प्लेट के बजाय 2-3 छोटी कटोरियां यूज करो। राइस, सब्जी और दाल अलग रखो, क्वांटिटी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। पर खाने का स्ट्रक्चर सही होने के बाद भी एक चीज होती है जो डाइजेशन और वेट दोनों का इफेक्ट करती है, वही है हैबिट नंबर 6, फर्मेंटेड फूड्स। जापान में वेट सिर्फ कैलोरीज से कंट्रोल नहीं होता, डाइजेस्ट कैसे होता है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जापानीज डाइट में फर्मेंटेड फूड्स नेचुरली इंक्लूडेड होते हैं। वहाँ किमची बहुत फेमस है, मिसो, नेटो, सब्जियों का अचार, फर्मेंटेड सोय, ये सब उनकी डाइट का पार्ट है। हमारे पेट में ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। यही बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं कि खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कितनी फैट स्टोर होगी। जब गट हेल्दी होता है, डाइजेशन स्मूथ होता है, ब्लोटिंग कम होती है और क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती है। और जब गट खराब होता है तो बॉडी ज्यादा एनर्जी स्टोर करने लगती है, और वही स्टोर्ड एनर्जी बन जाती है फैट। स्टडीज दिखाती हैं कि फर्मेंटेड फूड्स गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन दोनों को रेगुलेट करते हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया इसमें जापान से पीछे नहीं है। दही, छाछ, इडली, डोसा, कांजी, अचार, ये सब फर्मेंटेड ही होते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें कभी कभी खाते हैं, रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते। आपको कोई एक्सोटिक जापानीज फूड ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस एक फर्मेंटेड आइटम रोज की डाइट में ऐड करो, जैसे कि दाल, छाछ या फिर घर का अचार। थोड़ी सी क्वांटिटी भी काफी होती है। गट को सपोर्ट मिलता है और वेट कंट्रोल नेचुरली बेटर हो जाता है। पर डाइजेशन सही होने के बाद भी एक चीज वेट गेन क्वाइटली बढ़ा देती है बिना हमारे रियलाइज हुए, और वो है शुगर। और यही है 7th हैबिट, शुगर अवेयरनेस। जापान में शुगर बैन नहीं है, बस उसका यूज अलग तरीके से होता है। वहाँ शुगर एक डेली हैबिट नहीं, एक ओकेशनल ट्रीट होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स छोटी छोटी बॉटल्स में मिलती हैं, डेजर्ट्स छोटे छोटे पोर्शंस में होते हैं, और मीठा हर दिन खाना नॉर्मल नहीं माना जाता। जापान में लोग शुगर कम इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें पसंद नहीं, वो कम खाते हैं क्योंकि क्वांटिटी नेचुरली लिमिटेड होती है। छोटा ग्लास, छोटा डेजर्ट और कभी कभी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम शुगर से ज्यादा शुगर की नॉर्मलाइजेशन से है। चाय में शुगर, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स रूटीन, एक ना एक मिठाई हर इंडियन फ्रिज में मिल जाएगी। और क्योंकि ये सब डेली हो जाता है, टेस्ट बर्ड्स को शुगर की आदत हो जाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब हम शुगर कम खाते हैं तो टेस्ट बर्ड्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी जो चीज पहले नॉर्मल लगती थी वही चीज धीरे धीरे 40% ज्यादा मीठी लगने लगती है। इससे क्रेविंग्स अपने आप कम होती हैं। आपको शुगर पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे रूटीन से हटा के ट्रीट बना दो। रोज कोल्ड ड्रिंक या स्वीट कॉफी की जगह ग्रीन टी या लेमन वाटर ट्राई करो। स्टार्टिंग में शिफ्ट करने में दिक्कत होगी, पर कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। या फिर शुगर की जगह नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल करो। मीठा खाने का मन करे तो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ले लो। अगर चाय पीनी है तो चीनी की जगह गुड़ वाली चाय ट्राई करो, टेस्ट भी मिलेगा और शुगर भी ओवरलोड नहीं होगी। नंबर 8, स्लो एंड माइंडफुल ईटिंग।
जापान में लोग सिर्फ क्या खाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो कैसे खाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जापान में खाना जल्दी निपटा देने वाली चीज नहीं होती, खाना एक रिदम होता है। लोग बैठ के खाते हैं, फोन साइड में रख देते हैं, हर बाइट को टेस्ट करते हुए खाते हैं। इसलिए जापान में चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने की स्पीड नेचुरली स्लो हो जाती है। हमारे यहाँ अक्सर खाना फोन देखते हुए, टीवी चालू रख के जल्दी जल्दी खाया जाता है। आपको पूरी लाइफ माइंडफुल बनने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी आदत ऐड कर लो। हर बाइट के बाद चम्मच या रोटी को 1 सेकंड के लिए प्लेट पर रख दो। फोन को खाने के वक्त टेबल से दूर रखो, बस इतना ही काफी है। स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। पर आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपका वेट कभी कम नहीं होने देती, वो है हैबिट नंबर 9, स्ट्रेस। लो स्ट्रेस रिलेशनशिप विद फूड। जापान में वेट सिर्फ खाने से कंट्रोल नहीं होता, स्ट्रेस से भी कंट्रोल होता है। हम अक्सर भूख में नहीं, स्ट्रेस में खाते हैं। थकान हो, टेंशन हो, मूड खराब हो तो खाना कंफर्ट बन जाता है। स्ट्रेस के टाइम बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है और कोर्टिसोल बॉडी को सिग्नल देता है कि फैट स्टोर करो, स्पेशली पेट के आसपास। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले लोग कम खाना खाने के बाद भी ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। जापान में फूड को इमोशन से ज्यादा रूटीन माना जाता है। खाने का मतलब रिलीफ नहीं, नरिशमेंट होता है। इसलिए लोग बोर्ड होके भी या स्ट्रेस्ड होके भी ऑटोमेटिकली खाना नहीं उठाते। हमारे यहाँ खाना अक्सर रिवॉर्ड भी होता है और कोपिंग मैकेनिज्म भी, और जब यह हैबिट बन जाती है तो वेट साइलेंटली बढ़ने लगता है। आपको इमोशन सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज नोटिस करो, क्या आप भूख में खा रहे हो या स्ट्रेस में खा रहे हो। अगर स्ट्रेस है तो पहले 5 मिनट रुक जाओ, 1 गिलास पानी पियो, थोड़ी वॉक करो या बस थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो। उसके बाद देखो अभी भी भूख लगी है क्या। दोस्तों, जापान की कोई सीक्रेट डाइट नहीं है, एक रिलेशनशिप है फूड और बॉडी के साथ, जिसे वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं। जब आप बॉडी से लड़ना बंद कर देते हो तो वेट अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप यहाँ तक देख रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखना है तो बस यस जरूर लिख देना। और ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ पर आप 400 से ज्यादा बुक्स की समरी सुन सकते हो हिंदी में बिना किसी ऐड के, वो भी फ्री में। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।